He is very genius than you. She is very genius from than for you. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ कि होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीकर और मेरे साथ हैं दैन यू, बेटर देन मी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप तो सब कुछ है। आई एम तारिक न्याजी एंड आई एम विद यू नाउ टुडे आवर वीडियोज़। आगे भी आप ही बोल ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, टाटा से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ मच इंडियन कार्स। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ इंडियन कार कंपनीज आर डोमिनेटिंग टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी। सो स्टार्ट। मारुति सुजुकी। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों एक समय था जब कार में एसी का होना भी लग्जरी माना जाता था, लेकिन आज एसी से भी कई ज्यादा एडवांस फीचर्स जैसे कि डिजिटल डैशबोर्ड और कैमरास कार्स में आमतौर पर पाए जाते हैं। जमाना कितनी तेजी से बदल रहा है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अब कार्स में टेलीमैटिक्स, सेंसर्स और ऑन कॉल असिस्टेंस जैसी रियल टाइम डेटा सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं। आज कार्स सिर्फ बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने का एकमात्र जरिया नहीं रह गई हैं, बल्कि लोगों की लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी हैं। कंज्यूमर्स की ग्रोइंग डिमांड के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस किए जा रहे हैं, जिससे कि कंज्यूमर्स के यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस किया जा सके। दोस्तों आज हम दिल्ली, मुंबई जैसे किसी बड़े शहर की सड़कों पर निकलते हैं तो ऐसा लगता है मानो गाड़ियों की बाढ़ सी आ गई हो और हर कोई अपनी पर्सनल कार में ट्रैवल कर रहा हो, लेकिन रियलिटी इससे कोसों दूर है। मई 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा कंडक्ट किए गए NFHS 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक सिर्फ 8% इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास कार है। यानी आज 12 में से केवल एक इंडियन फैमिली के पास कार है। 1990s तक तो कार खरीदना एक इम्पॉसिबल टास्क माना जाता था, लेकिन 1990s में LPG रिफॉर्म्स के आने के बाद से ही इंडिया में कार ओनर्स का नंबर बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। अगर देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो 1950s से लेकर अब तक इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। आज ये इंडस्ट्री इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, जो इंडिया के GDP में 7.1% और मैन्युफैक्चरिंग GDP में 49% कंट्रीब्यूट करती है, जबकि 1992 से 1993 में ये GDP का केवल 2.77% ही थी। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इंडिया यूरोपियन ऑटोमोटिव हब जर्मनी को पीछे छोड़कर कार सेल्स मार्केट में आज 4th पोजीशन पर पहुंच गया है। इससे पहले भी साल 2019 में भारत लार्जेस्ट कार सेल्स मार्केट लिस्ट में 4th पोजीशन पर आया था। एंटिसिपेट किया जा रहा है कि हम 2025 तक 3rd पोजीशन पर आ जाएंगे। इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट के पास आज 3rd स्पॉट पर पहुंचने की हजारों पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहाँ पर्सनल मोबिलिटी एरिना में व्हीकल पेनिट्रेशन रफली 33 ऑटोमोबाइल्स पर 1000 है, यानी कि पॉपुलेशन के 1000 लोगों में से केवल 33 के पास कार्स हैं। ये फिगर डेवलप्ड वर्ल्ड की तुलना में काफी कम है। जापान, कनाडा, UK जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में 1000 में से 500 लोगों के पास कार्स हैं। पिछले कुछ सालों में इंडियन कार मार्केट की एग्रेसिव ग्रोथ के चलते व्हीकल्स की डिमांड बढ़ गई है, और वो भी स्पेसिफिकली उन व्हीकल्स की जो मेड इन इंडिया है। पर्सनल मोबिलिटी की बढ़ती हुई जरूरतों ने भी कार्स की डिमांड को बढ़ा दिया है, लेकिन जिस तरह की कार्स आज इंडियंस यूज करना पसंद करते हैं उसमें काफी बदलाव देखने को मिला है। आज इंडिया में फॉरेन ब्रांड्स की बजाय इंडियन कार ब्रांड्स की डिमांड ज्यादा है। फॉरेन ब्रांड्स अब इंडिया को छोड़कर वापस जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इंडियन कार ब्रांड्स आज इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और क्यों उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS3 के इकोनॉमिक्स सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों UPSC प्री+ मेंस के लिए स्टडी IQ का लास्ट लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, UPSC की आयरन गेट यानी प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपके मेंस के आंसर में डिफरेंट डायमेंशंस ऐड करने के लिए और आपके सोचने के तरीके में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऐड करने के लिए मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए आपको एक गेम चेंजिंग फीचर मिलेगा जो है 1-to-1 मेंटोरशिप।
जिसके अंतर्गत आपको एक मेंटोर अलॉट किए जाएंगे, जिनके साथ आप एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे फॉर्मर एंड वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप भी इन बैचेस का इंपॉर्टेंट फीचर है। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो अब आप भी अपनी UPSC की तैयारी की तरफ एक फाइनल कदम उठाइए और AG लाइव कूपन कोड को यूज करके देश के सर्वश्रेष्ठ UPSC लाइव बैचेस को ज्वाइन करिए। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को समझने से। दोस्तों, भारत हमेशा से ही मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए एक प्राइम डेस्टिनेशन रहा है, जहां मेजर इन्वेस्टमेंट्स जापान, इटली, US, मॉरिशियस और नेदरलैंड से आती हैं। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को 4 मेन सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला सेगमेंट 2 व्हीलर्स का है, जिसमें मोटरसाइकिल्स और गियर्ड और अनगियर्ड स्कूटर शामिल हैं। दूसरा सेगमेंट आता है 3 व्हीलर्स का। तीसरा सेगमेंट पैसेंजर व्हीकल्स का है, जिसमें कार्स और यूटिलिटी व्हीकल्स शामिल हैं। और चौथा सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल्स का, जिसमें लाइट, मीडियम एंड हैवी व्हीकल्स को रखा जाता है। दोस्तों, यंगस्टर्स इंडिया की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा फॉर्म करते हैं, जिसके चलते अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें तो 2 व्हीलर सेगमेंट का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डोमिनेंट शेयर रहा है, जो कि इंडस्ट्री का लगभग 80% है। 1980s तक कमर्शियल व्हीकल्स सेकंड लार्जेस्ट सेगमेंट बनाते थे, लेकिन 1980s के बाद से ये पोजीशन पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि कार्स और अदर यूटिलिटी व्हीकल्स ने ली, जिनका शेयर लगभग 13% है। दोस्तों, अगर इंडियन कार इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात की जाए तो इंडिजिनस पैसेंजर कार इंडस्ट्री की शुरुआत 1940s में हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के एस्टैब्लिशमेंट के साथ हुई। 1957 में हिंदुस्तान मोटर्स ने यूके की मॉरिस मोटर के साथ कोलैबोरेट कर कोलकाता में हिंदुस्तान एम्बेसडर को लॉन्च किया। ये इंडिया में बनने वाली पहली कार थी। 1970s तक मार्केट शेयर का मेजर हिस्सा हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के साथ साथ टेल्को, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो का रहा। उस समय लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के चलते ऑटोमोबाइल्स का मार्केट बहुत छोटा था, लेकिन जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगी, आम आदमी के लिए मॉडर्न, फ्यूल एफिशिएंट, अफोर्डेबल और लो कॉस्ट यूटिलिटी कार्स की जरूरत महसूस की जाने लगी। 1981 में एक इंडियन कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड को देश के मिडिल इनकम क्लास के लिए एक एफिशिएंट कार बनाने के लिए सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को एक माइनर पार्टनर के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट किया गया। 1984 में MUL ने मारुति 800 लॉन्च की। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस देश की पहली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कार बनी। एक दशक के अंदर ही MUL ने 62% ऑफ मार्केट शेयर अपने नाम कर लिया था। पैसेंजर कार सेगमेंट में अभी भी 3 प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स के नाम ही शामिल थे। MUL यानी मारुति उद्योग लिमिटेड, हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड। 1980s में लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 4 जापानीज फर्म्स टोयोटा, मित्सुबिशी, माज्दा और निसान को भी अलाउ किया गया, लेकिन ये कंपनीज इंडियन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर और स्टेट लेवल गवर्नमेंट के साथ इक्विटी शेयर करती थी। 1991 में LPG रिफॉर्म्स आए, इसके चलते इंडिया की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में सिग्निफिकेंट बदलाव हुए। 1993 में एक नई ऑटोमोबाइल पॉलिसी लॉन्च हुई, जिसके तहत देश में ग्लोबल असेंबलर्स को एंट्री मिली। उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने कंपोनेंट्स के लोकलाइजेशन को एम्फेसाइज किया। व्हीकल्स के लिए मास एमिशन रेगुलेटरी नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए और इसी दौरान नेशनल हाईवे पॉलिसी भी अनाउंस की गई। 1997 में जॉइंट वेंचर्स का ऑटोमेटिक FDI अप्रूवल परमिट किया गया, जिसके तहत फॉरेन पार्टनर्स 51% मेजॉरिटी शेयर रख सकते थे। लिबरलाइज पॉलिसीज और अनसैचुरेटेड मार्केट को देखते हुए बहुत से ग्लोबली कॉम्पिटिटिव ऑटोमेकर्स इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में एंटर होने लगे। जापानीज पार्टिसिपेशन से इंडियन पैसेंजर कार मार्केट के स्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए। M&M, हिंदुस्तान मोटर्स, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स और DCM जैसी इंडियन कंपनीज ने फोर्ड, मर्सिडीज, जनरल मोटर्स और पियोट के साथ जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश किए और मीडियम साइज्ड कार्स को असेंबल करना शुरू किया। इससे मार्केट कंपटीशन काफी बढ़ गया। इन सभी बदलावों के चलते इंडस्ट्री में डायनेमिज्म, डाइवर्सिफिकेशन और इंटेंस कंपटीशन ने जन्म लिया। ऑटोमोबाइल्स के बाकी सभी सेगमेंट्स की तुलना में पैसेंजर व्हीकल्स में फॉरेन प्रेजेंस सबसे ज्यादा दिखाई देने लगी।
हालांकि ज्यादातर फॉरेन पार्टनर से इक्विटी की इक्वल शेयरिंग से शुरुआत की थी, लेकिन अब टोटल या ग्रेटर शेयर इन्हीं का होने लगा। इंडियन पार्टनर्स कैपेसिटी एक्सपेंशन में ज्यादा कंट्रीब्यूट करने में सक्षम नहीं थे, जिसके चलते फॉरेन पार्टनर्स अपना स्टेक बढ़ाते गए। मॉडर्न प्लांट्स बनाने के लिए एमएनसीज द्वारा एफडीआई का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट देश में निवेश किया जाने लगा। पोस्ट 2000 पीरियड मारुति सुजुकी जैसी इंडियन फर्म्स ने स्लोली अपनी डिजाइन और डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज को डेवलप करना शुरू किया। 1998 में टाटा मोटर्स ने फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड इंडियन कार टाटा इंडिका लॉन्च की। 2002 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक एसयूवी यानी कि स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल स्कॉर्पियो को लॉन्च किया। 2004 में टाटा मोटर्स ने डाइमलर बेंज के साथ मिलकर मर्सिडीज बेंज पैसेंजर कार्स मैन्युफैक्चर करने के लिए एक जेवी साइन किया। द मर्सिडीज बेंज इंडिया लिमिटेड ने फॉरेन से इंपोर्ट की जाने वाली यूनिट्स को कंप्लीटली नॉकडाउन कर दिया। एमएनसीज इंडिया को अपने ओवरसीज नेटवर्क के लिए एक एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म की फॉर्म में यूज करने लगी। स्मॉल कार सेगमेंट ने बेहतरीन परफॉर्म किया और इंडिया स्मॉल कार्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में देखा जाने लगा। इंटरनेशनल फर्म से आ रहे कॉम्पिटिटिव प्रेशर को हैंडल करने के लिए इंडिया की कंपोनेंट इंडस्ट्री को अपने प्रोसेस, प्रोडक्ट क्वालिटीज और टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ने लगी, जिसके चलते भारत की कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी को इंप्रूव करने लगी। न्यू जनरेशन व्हीकल्स के कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कैपेबिलिटीज डेवलप की जाने लगी, लेकिन इसके साथ साथ इंडियन कंपनीज ने टेक्नोलॉजी लेवल पर कास्टिंग, फॉर्जिंग एंड प्रिसीजन मशीनिंग और फैब्रिकेटिंग यानी कि वेल्डिंग, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग जैसी अपनी ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ्स को भी मेंटेन किया। अपडेटेड और ट्रेडिशनल कैपेबिलिटीज के कोलैबोरेशन से इंडियन कंपनीज ने लोकल डिजाइन्स के थ्रू लोकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। इंडिया के डोमेस्टिक कार मेकर्स जैसे कि टाटा मोटर्स, M&M एंड अशोक लेलैंड ने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, सिग्निफिकेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और टेस्टिंग सेंटर्स डेवलप किए। इतना ही नहीं बल्कि इंडियन कंपनीज ने ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के मैन्युफैक्चरर्स के साथ अलायंस करने शुरू किए और देखते ही देखते इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने ओवरसीज मार्केट्स को भी केटर करना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना कंपनीज की बिजनेस स्ट्रेटजीज का ही एक पार्ट था, जिससे कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज का बेहतर यूटिलाइजेशन हो सके। लो कॉस्ट ऑफ लेबर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के चलते इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई और साथ ही साथ इसने डोमेस्टिक मार्केट में चल रही वीक डिमांड को ऑफसेट किया। अब इंडिया स्मॉल कार्स के लिए एक आइडियल एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित होने लगा था। एज ऑफ टुडे लार्ज स्केल प्रोडक्शन को स्पीड अप करने के लिए गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई परमिट कर दी है। आज इंडिया ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स और कंपोनेंट्स के लिए चाइना के बाद सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट बन गया है। ये लार्ज कार्स के लिए असेंबली हब और स्मॉल कार्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन गया है और माना जा रहा है कि 2026 तक इंडियन ऑटो इंडस्ट्री वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट बाय वॉल्यूम होगी। आज इंडियन ब्रांड्स खुद की R&D के साथ साथ ग्लोबल इनोवेशन नेटवर्क के साथ भी एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा वे दुनिया भर से सूटेबल टेक्नोलॉजीज को सोर्स भी करते हैं। दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को शेप करने में इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी का अहम योगदान रहा है। गवर्नमेंट द्वारा लिए गए कई इनिशिएटिव्स जैसे कि ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2026, स्क्रैपेज पॉलिसी और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के चलते इंडिया 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मार्केट में लीडर की तरह उभरकर सामने आया। एफडीआईज ने भी इंडियन ब्रांड्स की प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इन सभी कारणों के साथ साथ फर्म स्ट्रेटजीज, ओनरशिप और टाटा और M&M जैसी बिग बिजनेस ग्रुप्स की मैनेजरियल विजन का भी इंडियन कार्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में अहम योगदान रहा है। टाटा के हेड रतन टाटा का फर्स्ट इंडियन कार और फर्स्ट पीपल्स कार डेवलप करने के विजन ने ही टाटा इंडिका और टाटा नैनो को जन्म दिया। इस तरह 2008 में M&M ने जैगुआर और रोवर को एक्वायर किया और मलेशिया, केन्या, बांग्लादेश, स्पेन, यूक्रेन और रशिया जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट की गई नॉकडाउन यूनिट्स को असेंबल करना शुरू किया। इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में मिडिल इकोनॉमिक क्लास का होना, जो कि एक अनसैचुरेटेड डोमेस्टिक मार्केट क्रिएट करती है, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ग्रोथ पोटेंशियल को बढ़ा देती है। साथ ही इंडिया में लो कॉस्ट लेबर अवेलेबल होने के कारण यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफी कम है। इसके अलावा यहाँ स्किल्ड इंजीनियरिंग टैलेंट भी मौजूद है। आज इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहा है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2022 से 2030 के बीच ईवी मार्केट 49% से ग्रो करेगा और 2030 तक 10 मिलियन यूनिट
एनुअल सेल्स को हिट करेगा। इंडियन कार कंपनीज को लीडिंग कार प्रोड्यूसर्स जैसे कि जर्मनी और यूके से कंपेयर करने पर हम देखते हैं कि इन कंपनीज को डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है और फिर भी ये कंपनीज अपने क्वालिटी को इंप्रूव कर रही हैं। ठीक इसी तरह इंडियन ब्रांड्स को ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस और एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की जरूरत है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इनोवेशन की कमी है, जो कि फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव सुपीरियरिटी अचीव करने और लो कॉस्ट एडवांटेज को मेंटेन करने के लिए बेहद आवश्यक है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज का भी कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन इंडियन ब्रांड्स को आने वाले वक्त में फॉरेन कंपनी से compete करने में मदद करेगा। ग्रीन और रिकॉग्नाइज हाई एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाइंट नई इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं ताकि इंडिया वैल्यू चेन में और ऊपर बढ़ सके। दोस्तों, इंडियन कार ब्रांड्स का प्रेजेंट सिनेरियो में वेल परफॉर्म करना और फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में कॉम्पिटिटिव रहना न सिर्फ इन सभी इंडियन कंपनीज की सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है, पर साथ ही ये देश की इकोनॉमी के दृष्टिकोण के लिए भी महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर इंडियन ब्रांड मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इससे न सिर्फ आम जनता को सस्ती और स्वदेशी गाड़ियां मिलेंगी, लेकिन साथ ही ये हर साल फॉरेन ब्रांड्स को रॉयल्टी के नाम पर मिलने वाले लाखों करोड़ों रुपयों को आउटफ्लो करने से भी रोक पाएगा। देश की इकोनॉमी एक क्लोज सर्किट की तरह है, जहां सर्किट का हर तार एक दूसरे से जुड़ा है, जहां सर्किट के किसी एक तार पर पड़ने वाला बल का प्रभाव दूसरे सभी तारों पर देखने को मिलता है। इंडियन कार ब्रांड्स का अच्छा परफॉर्म करना उन हजारों भारतीयों के जीवन यापन के लिए भी जरूरी है जो इन कंपनीज में काम कर रहे हैं। साथ ही इंडिया में बनी कार्स एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट करेंगी, जो इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कम करेगा। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो जहां पर हमने डिस्कस करा कि कैसे भारतीय कार कंपनियों ने अपनी ग्लोबल डोमिनेंस बनानी शुरू कर दी है और आगे के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में हमने हमसे बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, बेटर परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन कार ब्रांड्स नॉट ओनली प्रोवाइड मॉनेटरी बेनिफिट्स टू द इंडियन कंज्यूमर्स बट ऑल्सो स्ट्रेंथन ओवरऑल इकोनॉमी, एक्सप्लेन। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जी जनाब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस बात से थोड़ा सा हैरान हूँ, या थोड़ी सी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि 1998 से बनाना शुरू किया था टाटा ने कार्स वगैरह। हाँ, तो अभी 2022 है, 25 साल। तो अगर 24-25 साल अगर लगा लेते हैं तो इतने अरसे में इतनी ग्रोथ, इतनी तेज़ी से ग्रोथ, इतना मतलब कहाँ एक कंपनी ने कार बनाना स्टार्ट की, कहाँ आज पूरी दुनिया के साथ, पूरी दुनिया से आगे ईवी के मामले में। अच्छा, मतलब इसके पीछे दो चीज़ें हैं अगर आप गौर करें। टाटा की वो दो खास बात है। क्या क्या? ट्रस्ट और अपनी एक वैल्यू जो है, किसी को कुछ देना, बिल्कुल लोगों को, अपनी आवाम को, अपनी जनता को, अपने मुल्क को देना। और आपने कहा था ना, और हमने काफ़ी वीडियोस में भी देखा, जब आपकी देने की चाहत होती है ना, तो आपकी ग्रोथ हैरत अंगेज तौर पे होती है। अच्छा, एक चीज़ और है, इंडिया में हम अक्सर आप लोगों की वीडियोस देखते हैं जिसमें हमें ये पता चला कि इंडिया में किसी ज़माने में हमसे ज़्यादा करप्शन थी। हाँ, देखिए बात को समझिएगा, तो पाकिस्तान का जो पैसा है और डॉलर के हिसाब से हम बेहतर थे, ऐसा भी वक्त था। मतलब बड़ी हैरत होती है ये बात को, ऐसा अगर हम सुनते हैं तो हमें बड़ी हैरत होती है। दूसरी चीज़ ये है कि करप्शन इंडिया में भी थी, मामलात गड़बड़, ये सारी चीज़ें इंडिया में भी थी। लेकिन मुझे एक चीज़ लग रही है, क्या? जैसे विदेशी कंपनियां आईं, उनको ये नहीं कहा गया आप आएँ हमें कारें दें हम ख़रीदेंगे, आप आएँ हमें पैसे दें हम आपको ओके कर देते हैं, आपकी चीज़ यहाँ बेचना, मतलब हमारे यहाँ बाहर की, ठीक है ना, करोला वरोला सारी चीज़ें हमारे यहाँ बिक रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि करप्शन बेशक थी, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम कहीं ना कहीं उस टाइम के जो पॉलिटिशियंस थे, जो भी थे, करप्शन थी, क्या थे, कम से कम उन्हें आने वाले वक्त में अपने आवाम का एहसास था। अच्छा, मैं सोचता हूँ, मैं हमारे अपने हुक्मरानों में, जो मेरे सामने 8-10 हुक्मरान जो बड़े बड़े हैं, मौलाना है तो फलाना है तो फजलू है तो ये है तो वो है तो भुट्टो फैमिली है, मेरे सामने बैठ जाए, मैंने कहूँ जाए जो दिल करे करो, कितना लूटना है लूटो, जो
खुदा का वास्ता है कुछ तो ऐसे फैसले करो कि जिससे तुम्हारे बाद, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे अपने बच्चे भी इस मुल्क से कुछ खाएं। तुम खाना खाओ, लेकिन वो फैसले कर जाओ, वो चीज़ें कर जाओ जिससे ऐसे खेत पैदा कर जाओ, ऐसी ज़मीन को ऐसा उपजाऊ कर दो, ज़मीन में बीज बो दो, कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ लगवा दो दूसरे कंट्रीज के साथ मुआहदे करके कि मुल्क सस्टेन तो कर पाए, जिससे वो आपको 1 रुपया नहीं दे रहे। हाँ, सही है, मैं समझ ऐसी कंपनियां यहाँ के लोगों को कोलैबोरेशन कर काम कर जाओ कि मुल्क की बका के लिए, कि वो आने वाले वक्तों में भी मुल्क हो और आपकी नस्लें भी खा सके, लूट सके। मैं समझ गई, ठीक है ना। लेकिन इतने बदनसीब हैं हम लोग, इतने बदकिस्मत हैं हम लोग कि सिर्फ और सिर्फ हमारे कुरानों को, अच्छा देखिए उस टाइम पर भी उन्होंने कोलैबोरेशन करवाई, उन्होंने मिल के यानी कि आप मारुति के साथ सुजुकी को, दूसरे के साथ दूसरे को, के साथ फोर्ड, अच्छी खासी माली मैं कहूँगा कि अगर करप्शन थी भी सही तो मैं कहूँगा बड़े बेहतरीन लोग थे वो लोग भी। वो करप्ट तो कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं नहीं थे, में एहसास था, करप्ट नहीं थे। इसका मतलब है देखिए करप्ट आप कह रहे हैं ना कि हमारे सामने बहुत सारी वीडियोस भी आई हैं कि वो लोग थे ही नहीं थे। चलिए मोदी जी को हम कहते हैं बड़े बड़े क्लियर है और ऐसे पहले रहनुमा नहीं आए, मैं मान लेती हूँ, चलो ठीक है मोदी जैसे नहीं आए, मोदी जी जैसे, लेकिन वो जो लोग थे वो जो बहुत बुरे भी थे, वो जो बहुत गिरे हुए भी थे, चलें एक बार को मान लेते हैं, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी सब अच्छे, ये तो अच्छे ही थे। लेकिन कुछ लोगों के रहते हुए कहते हैं दौरे हुकूमत अच्छा नहीं चला, इंडिया के हालात बहुत ख़राब रहे, नासाफ रहे, जैसे पाकिस्तान के, तो उस वक्त पाकिस्तान के अच्छे थे, इंडिया के खराब, 80s वगैरह। ये भी सुन के बड़ी हैरत होती है। तो उस वक्त भी उन्होंने फिर भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई, आपने देखा FDI के हवाले से, और इन्होंने खुद वीडियो में कहा कि सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है ना वो गवर्नमेंट का ही रहा है। बड़ी बात देखिए, ये बड़े बड़े फैसले जो पूरी कंपनियां बाहर से आती हैं, इसे गवर्नमेंट ही अलाउ करेगी। एक बंदा बहुत बड़ा करोड़पति बंदा है हमारे मुल्क में, वो चाहता हो कि किसी कंपनी को बुला के यहाँ के लोगों को, वर्करों को शामिल करके मैं 4-5 साल का पैकेज जहन में रखता हूँ जिससे मुझे 1 रुपया प्रॉफिट ना हो। 5 साल बाद मैं यहीं के कारीगर, यहीं के टेक्नीशियन, यहीं के इंजीनियर, यहीं के जो इनको तैयार कर दूँ, कल को उस कंपनी को मैं बोलूँ टाटा बाय बाय। जब देखिए यहाँ की एक लोकल कंपनी होगी, बाहर की कोई बड़ी कंपनी होगी, साथ में काम करेंगे तो लोगों को पता चलेगा अच्छा इन दोनों ने साथ काम किया। फिर कुछ अरसे बाद ये कहा जाएगा कि उस कंपनी ने उसको मुआहदा ख़त्म कर दिया, तो अब उसके नाम की वजह से इसका नाम बन चुका है। कल कोई अपनी कारें बना सकती है, पूरी दुनिया के लिए, आसपास वाले छोटे देशों के लिए बना सकती है। ये चीज़ इंडिया ने की है। आपको पता है इनकी कामयाबी की मेन वजह जो, आपको पता है, आपने पता नहीं वीडियो में नोटिस किया कि नहीं किया, उन्होंने कहा उन्हीं वक्तों में असेंबलिंग हब बन चुका था इंडिया लार्ज कार्स के लिए, और स्मॉल कार्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था। उसी वक्त लोग आने लग गए थे। अच्छा, 2 बड़े नाम सुनते हैं हम शुरू से, टाटा और महिंद्रा, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा चली जाऊँ, अभी चैनल के ऊपर आने से और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने इन 2 नामों को, मारुति का नाम मैंने बहुत सुना था, टाटा का भी नहीं सुना था, लेकिन मारुति का नाम बहुत सुना था कि मारुति बड़ी फेमस थी इंडिया में। अब तो नहीं इतना सुनती हूँ, लेकिन उस वक्त किसी के ऊपर पौवा दिखाना है, अपना भरम डालना है, तो लोग मारुति का नाम लिया करते हैं। मेरे पास मारुति है, जहेज़ में लेना भी मारुति का हुआ करता था। तो मारुति सुजुकी के साथ कोलैबोरेट किया है इन्होंने, और इन दोनों का एक तरीके से पार्टनरशिप क्या हुआ। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा नाम सुनती थी मैं मारुति का, लेकिन अब नहीं सुनती हूँ। अब टाटा ज़्यादा सुनती हूँ, महिंद्रा ज़्यादा सुनती हूँ, स्कॉर्पियो हो गया, टाटा की आपने देखा है, नेक्सॉन वगैरह जो भी हैं, इनका ज़्यादा नाम सुनती हूँ। अभी पिछले दिनों हमने पंच का नाम सुना था। अच्छा, लोगों महिंद्रा की थी नहीं, टाटा की एक और गाड़ी थी ना जो उन्होंने लोगों के लिए 1 लाख की जो थी, नैनो, टाटा नैनो, उसका नाम बहुत सुना। भी टियागो आई थी, तो मैं ईवी के हवाले से भी बहुत टाटा को आगे देख रही हूँ। अब तो ये देख रही हूँ इलॉन मस्क की जो कार है उसको टक्कर दे रही है टाटा। अच्छा, टाटा ने बहुत ग्रो करा और फिर अपने काम अपनी क्वालिटी से भी मनवाया, यानी कि अगर कहीं लॉस हो रहा है ना क्वालिटी के मामले में, कि क्वालिटी अच्छी देनी है, अगर वहाँ पे लॉस भी हुआ तो उन्होंने लॉस बर्दाश्त करके लोगों को अच्छा प्रोडक्ट दिया, अच्छी चीज़ दी। दूसरी बात ये देखती हूँ, अच्छा मैं एक जगह पे स्टक हो गई थी पूरी वीडियो में, जब उन्होंने कहा कि 90s में 12 में से समझे 8% था कार वाले लोग, कार होल्डर थे, और 12 में से एक बंदे के पास कार हुआ करती थी, ठीक है। बड़े अच्छे, बड़े सलीस तरीके से समझाए, जैसे हम उर्दू में कहते हैं, मुझे बिल्कुल टन करके ये बात लगी। मैं कहती हूँ वो 90s में 12 में से एक के पास थी। अभी हम 2022 में बैठे हैं, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि 50 में शायद एक के पास होती होगी हमारे यहाँ कार। इतनी एक्सपेंसिव है, इतनी कॉस्टली है कि आप शायद इमेजिन भी करो, कोई एक मिडिल क्लास बंदा
लेने का सोचे या इमेजिन भी करे तो उसको ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत बड़ी चीज़ है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं ले पाऊँगा। तो अभी भी ये काम है। तो मैं ये सोचती हूँ कि वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे बाहर की कंपनीज आके काम कर रही हैं, वहाँ की कंपनीज इतना अच्छा काम करके दिखा रही हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि वहाँ की आवाम को बड़े ऑप्शंस मिल रहे हैं। पर कैपिटा जीडीपी बड़ी है, हाँ, लोगों का मायारी ज़िंदगी बड़ा है, बिल्कुल, नौकरियाँ मिली हैं लोगों को, बिजनेस बड़ा है, मुल्क आगे गया है, कंपटीशन बड़ा है, फिर लोगों के अंदर जो है ना एक ताकत आई है। देखिए गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास होना, व्हीकल्स होने का मतलब ये है कि आपका मुल्क आगे जा रहा है, लोगों की मायारी ज़िंदगी बेहतर हो रहा है। अगर आपके मुल्क के लोग चीज़ें ना ले सकें इस तरह की, तो इसका मतलब है कि आपके मुल्क में गुर्बत है। अच्छा, जो बहुत पहले हालात थे ना, एक और बात मैं मतलब है कि वीडियो का एंड में कर देते, बहुत पहले जो मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत ही बुरे हालात थे, अभी तक कई पाकिस्तानियों के जहन में ये चीज़ भी है कि इंडिया में गुर्बत बहुत है, इंडिया में गुर्बत बहुत है, ऐसा भी है। लेकिन अब हालात बहुत फ़र्क आ चुका है कि इंडिया खुद अपनी गाड़ियाँ बना रहे हैं, ईवी गाड़ियों पे आए हुए हैं। जितनी भी गाड़ियाँ बन रही हैं इंडिया में, तो उसमें इंडियंस का ही हाथ है ना, लेबर्स भी तो इंडियन है ना, ठीक है ना, हर चीज़ कंपनीज भी बेसिकली जो है इंडियन है, ठीक है ना। अच्छा, शुरू में ही मतलब इंडिया में गाड़ियाँ नहीं भी बन सकती थी, तो उन्होंने उस वक्त भी इस असम्बल का भी यही कहा कि आप असम्बल कम से कम यही करेंगे। तो कितनी खूबसूरत सोच। पता है मेरे जहन में अभी क्या आ रहा है, हमारे यहाँ लोगों को सियासत का नहीं पता या किस तरह मुल्क तरक्की करे। मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग मिलके, बहुत सारे जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो मुल्क को डोनेशन देना चाहते हैं। बाहर अमेरिका में भी होंगे, पाकिस्तानी कहीं भी होंगे, कई लोग होंगे, मुल्क में भी कई लोग होंगे जो दर्द रखते होंगे लेकिन बड़े करोड़पति होंगे। तो वो एक अपना मंथली या सालाना पैकेज निकाले, एक इंस्टीट्यूट बनाए यंग जनरेशन के लिए, इंजीनियरिंग का नहीं, सियासत का। जिनको इन फ्यूचर अगर सियासत में आना है तो पहले यहाँ पढ़े, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों को एज ए टीचर हायर करें। पहले तो उसका करोड़ों रुपए का बजट बन जाए, 2-4 करोड़ रुपए बजट बन जाए साल का, उस इंस्टीट्यूट में, उस यूनिवर्सिटी में लगेगा। लेकिन वहाँ पर सियासत की डिग्री दी जाए और फिर ये वीडियोस दिखाई जाए, वहाँ के दुनिया के पॉलिटिशियंस को बुलाया जाए। ये वीडियोस, किताबें हैं, बुक्स हैं, असल उनको तैयार किया जाए, उनको किसी मुल्क को तैयार कैसे, किसी मुल्क को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उन्हें बताया जाए। फिर वहाँ का मैं हेडमास्टर भी थोड़ा सा लग जाऊँगी। लेकिन आखिरी नहीं, आखिरी वाला मजाक था, लेकिन ये सच कह रहा हूँ, आखिरी वाला मजाक की बात करूँगी, वो सोर्स लगाऊंगी, चपरासी रखी। मैं इतनी सीरियस बात करूँ, मैं बिल्कुल पाकिस्तान के सही होने का हल निकाल लिया मैंने। तो इतने दिनों से क्या कर रहे थे, 50 साल से क्या कर रहे थे? एक इंस्टीट्यूट ऐसा हो, अच्छा, जिसमें जो है ना बाकायदा वो अपनी तालीम हासिल करते रहें, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी का हफ्ते में तो 2 से 3 दिन, 3-4 घंटे इस तरह का सिस्टम हो, जो 3-4 घंटे चले जाए, पार्ट टाइम हो। सही नहीं, ऐसे सिस्टम हो, संडे के 3-4 घंटे हो या कुछ इस तरह का हो, प्रॉपर वो वाला इंस्टीट्यूट ना हो कि जहाँ पे आप तालीम हासिल कर तो आपको डिग्री मिलेगी, डिग्री ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप अपनी जॉब, आप अपनी रेगुलर तालीम जारी रखें। यहाँ आपने अगर फ्यूचर में ये आप चाय के होटल पे बैठ के, दुकानों पे बैठ के, कॉलों पे मुल्क के हालात पे बात करते हैं, गालियाँ देते हैं सियासतदानों को, तो आओ ज़रा, आओ 4-5 साल बाद आप खड़े हो जाओ। अच्छा, एक बात बताएं, अगर आपके दिल में दर्द है, ठीक है, दर्द है, एक बात बताएं, आपको लगता है इतना इजी है, आने देंगे आगे? नहीं आने देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आने वाली जनरेशन, इन्होंने आज नहीं तो कल मरना है ना। तो इनके मतलब कहना क्या चाहते हैं, मतलब ये बांझ थोड़ी है इनकी नस्लें, वो हुकूमत करेंगी। ये अभी तक भुट्टो जिंदा थोड़ी है, भुट्टो की नस्लें हुकूमत कर रही हैं। अभी तक नवाज टपकने वाला, लटकने वाला, उसकी अब मैं आपको बताऊं, मेरी पूरी बात सुने, आवाम पाशा हो चुकी है, फर्टिलिटी रेट अच्छा है हमारे पाकिस्तान में। पूरी बात सुने, हमारे यहाँ पे लोग, नए लोग आए ही नहीं है ना, इन्हें बाकायदा प्रमोट भी किया जाएगा। जो बजट है ना इंस्टीट्यूट का, मैं इत्तेफाक नहीं करती आपकी बात, अब मैं यहीं पे आपकी बात से, मेरी आप सही है, यही चीज ही नहीं देते। पूरी बात तो सुनो, हाँ। दरवाजे उनके पाकिस्तान उनके बाप का थोड़ी, पूरी बात उनके बाप का ही है, पूरी बात मैं आपसे लड़ सकती हूँ इस बात के लिए, आप कुछ भी कर लें, उनके बाप का ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब जनरेशन तैयार होगी, अव्वल तो कोई है ही नहीं, जब पब्लिक को पता होगा कि एक बाकायदा इंस्टीट्यूट है, बाकायदा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पॉलिटिशियन तैयार हो रहे हैं जिनके अंदर मुल्क को बचाने का जज्बा है, तो बाकायदा लोग उनको वोट देंगे, लोग उन्हीं में से निकलेंगे। यूथ दौरी हुकूमत में वो इंस्टीट्यूट चलेगा, वहाँ से लोग निकलेंगे, वो अपने कॉम्पिटिटर्स को आने देंगे आगे। 3-4 साल में, आपको याद होगा मुजम्मिल की वीडियो हमने पिछले दिनों देखी थी, उन्होंने क्या कहा था, कोई भी लीडर आता है, आवाम उसको सर आंखों पे बिठाती है, आवाम उसको चाहती है कि वो आए, लेकिन वो 3-4 साल में ही यहाँ पे रफा दफा हो जाता है, गायब हो जाता है।
आपको पेचीदगी पता नहीं है, वीडियोस देखकर भूल जाते हैं, कुछ नहीं होगा। इसका ये हल है, इसका यही हल है। मुझे आप यकीन करें ना, आप पीछे हट जाए। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, दोबारा किसी और के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।